आइए हम आगे बात करते हैं। फ्रांस में क्रांति की गतिविधि चल रही थी। नेशनल असेंबली अपने कार्य को संपादित कर रही थी। मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से नेशनल असेंबली ने फ्रांस के संविधान को पूर्ण किया। यह संविधान 1791 में बनकर तैयार हुआ। राजा ने भी अपनी समझदारी का परिचय देते हुए 1791 के संविधान में अपने दस्तखत कर दिए। तो राजा ने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रशा और ऑस्ट्रिया से गुप्त वार्ताएं कर रहा था और इस बात की जानकारी जनता को हो गई। और जो विदेशी यूरोप के जो अन्य देश थे, यानी विदेशी शासक थे, वो भी फ्रांस की गतिविधियों से डरे हुए थे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। और उनको ऐसा लग रहा था कि यदि फ्रांस में इस तरह की गतिविधियां जारी रही तो कहीं यही स्थिति उनके साथ भी ना हो। उनके यहाँ भी क्रांति हो जाएगी, उनकी भी निरंकुश सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने लुई सलाहमे को साथ देना उपयुक्त समझा। साथ ही साथ आपको ये बताया गया था कि लुई सलाहमे की जो रानी मेरी एंटवानेट थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी भी थी, इस नाते भी उसे सहयोग मिल रहा था। तो जब ऐसा वातावरण बन रहा था तो नेशनल असेंबली ने इस बात को सुनिश्चित किया कि क्यों ना हम प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दें, क्योंकि राजा उनसे गुप्त रूप से वार्ताएं कर रहा था और फ्रांस की जनता को, नेशनल असेंबली को यह एहसास हो रहा था कि कहीं उन पर आक्रमण न हो जाए। ऐसी स्थिति में नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। यानी प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया और फ्रांस की जनता भी इसमें सहयोग दे रही थी। फ्रांस की जनता के बहुत से ऐसे लोग थे या बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने स्वयं उत्साहपूर्वक सेना में भर्ती प्राप्त किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी समय एक सॉन्ग रचा गया। उस सॉन्ग को रचने वाला रॉजेट द लायल था और वह सॉन्ग मार्सिले के नाम से जाना जाता है। मार्सिले के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सिले एज दे मार्च्ड इनटू पेरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। सबसे पहले मार्सिले से ये सॉन्ग गाया गया, इसीलिए इसका नाम मार्सिले पड़ा। और वॉलंटियर्स जो थे, इन्होंने गीत गाते हुए पेरिस पहुंचे और इसको नाम मार्सिले पड़ गया। ध्यान रहे, मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। वर्तमान में मार्सिले ही फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब जानते हैं कि हमारे देश का नेशनल एंथम जनगण मन अधिनायक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब युद्ध हो गया। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स brought losses and economic difficulties to the people। आप जानते हैं हर युद्ध में नुकसान होते हैं, शारीरिक नुकसान भी होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है और लोगों की कठिनाइयां भी बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बातें सामने आई फ्रांस की क्रांति के दौरान जिसे आप समझेंगे। इस समय एक क्लब, पॉलिटिकल क्लब जैकोबिन बना और जो जैकोबिन बना ये सेंट जैकोब इन पेरिस, ये पेरिस में सेंट जैकोब थे और उनके नाम पर यह है, इसका नाम जैकोबिन पड़ा क्योंकि उन्होंने इसका संचालन किया था। और जैकोबिन क्लब बिकेम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स फॉर द पीपल। और ये क्लब बड़ा महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण हुआ और इससे बहुत सारे लोग इसके सदस्य हो गए। जो ये जोकोबिन क्लब था, इसका जो नेता था रॉब्सपियर था, मैक्समिलियन रॉब्सपियर इसका पूरा नाम था। और इसने आगे की गतिविधियों को जारी किया। युद्ध तो हो ही रहा था और ऐसी स्थिति में जोकोबिन क्लब ने एक प्लानिंग बनाया और वह प्लानिंग 10 अगस्त की प्लानिंग है। तो Jacobins planned an eruption on the morning on August 10. They stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's god and held the king himself as hostage for several hours. अब जेकोबिन क्लब ने यह प्लान बनाया कि राजा विदेशियों का साथ दे रहा है और विदेशियों का सहयोग ले रहा है। ऐसी स्थिति में उसकी गतिविधियां देशद्रोही की गतिविधियां हैं और उन्होंने जहां पर राजा निवास कर रहा था वो प्लेस था ट्यूलेरिये। ट्यूलेरिये के महल में वो ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। और ऐसी स्थिति में जोकोबिन क्लब ने उस महल पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और सबसे पहले उन्होंने राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा को अपने हिरासत में ले लिया। कहा राजा को हिरासत में लो, और क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, ऐसी स्थिति में हिरासत में राजा को ले लिया जाता है और नेशनल असेंबली में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि राजा को कुल मिलाकर के ऐसी जगह रखा जाए, अपने नियंत्रण में रखा जाए, इसको इम्प्रिजन में रख लिया जाए ताकि ये भाग ना सके और गतिविधियों को संचालित ना कर सके। ये स्थिति राजा के संदर्भ में हुई। इसी समय इलेक्शन वेयर हेल्ड। अब चुनाव होता है, फिर से नेशनल असेंबली का चुनाव होता है। ध्यान रहे, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो नेशनल असेंबली की चुनने वाले सदस्यों की जो योग्यता थी, उसके लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए थी और साथ ही साथ 3 दिन के वेतन के बराबर वो टैक्स अदा कर सके, यह योग्यता रखी गई थी। लेकिन अब यह संशोधन कर लिया गया और कहा गया कि ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष की आयु के हैं या उससे अधिक हैं, वो और उनके पास संपत्ति की योग्यता है या नहीं है, यानी संपत्ति की योग्यता को हटा दिया गया, वो सिर्फ 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। और ऐसी स्थिति में नेशनल असेंबली का चुनाव होता है। नेशनल असेंबली जो चुन करके आती है, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब उसका नाम कन्वेंशन रख दिया जाता है। ऑन 21 सितंबर 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. कन्वेंशन जैसे सत्ता में आई, जैसे वो कार्यभार को संभाली, ऐसी स्थिति में 21 सितंबर 1792 को ने राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी। क्योंकि नेशनल असेंबली ने जो कानून बनाया था उसके अंतर्गत तो संवैधानिक राजतंत्र था ही, लेकिन जब कन्वेंशन आती है तो वह मोनार्की को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और गणतंत्र की स्थापना कर देती है। गणतंत्र क्या है? गणतंत्र यानी रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपुल elect the government including the head of the government। यानी गणतंत्र में जो गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है वो जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। उसे हम गणतंत्र, जैसे हमारा देश गणतंत्र है, रिपब्लिक है, और हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसी तरह से फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन ने गणतंत्र की घोषणा कर दी। कब की? 21 सितंबर 1792 को। अब इसके बाद जो नेशनल कन्वेंशन का महत्वपूर्ण कदम हुआ वह
अवलोकनीय है। अब क्या होता है कि लुईस सलाहमे पर मुकदमा चलाया जाता है और उस मुकदमे के अंतर्गत देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है। लुईस सलाहमे को देशद्रोही मान लिया जाता है। यानी लुईस सलाहमे वाज sentenced to death by a court on the charge of treason. He was executed publicly at the place de la Concorde, यानी डी ला कंकार्ड नामक स्थान पर राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। आगे चलकर के क्वीन मेरिया एंटोइनेट का भी यही हाल होता है। क्वीन मेरिया एंटोइनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। उसके साथ भी वही होता है। आइए हम देखें, अब आगे बढ़ें। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है। राजा को मार डाला गया है और राजा को मार डालने की तिथि 21 जनवरी 1793 है। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जो घटना है फ्रांस की क्रांति के लिए बड़ी ही अवलोकनीय है और कुछ मामलों में बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि यहीं से आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर स्थापित होता है और ये 1793 से 94 तक रहता है। और आतंक के राज्य का जो जो करने वाला है या जिसका मुखिया है रॉबस्पियर है, तो रॉबस्पियर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबस्पियर नियंत्रण और दंड की नीति का वो पालन करता है, बड़ी कड़ाई के साथ उसका पालन करता है। एनिमीज ऑफ रिपब्लिक वेयर अरेस्टेड, imprisoned, and then tried by revolutionary tribunal. If court found them guilty, they were guillotined. रॉबस्पियर जितने क्रांतिकारी विरोधी थे उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसने आदेश दिया था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हों उनको अरेस्ट किया जाए और बिना ट्रिब्यूनल, बिना ट्रायल के उनको सजा देने का प्रावधान रखा गया। और यदि ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी हैं, अपराधी हैं, यदि उन पर ऐसा आभास हो रहा है कि उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, क्रांति के विरुद्ध हैं, और ऐसी स्थिति में उनको गिलोटिन पर चढ़ाए जाने का प्रावधान रखा गया और बहुत सारे लोग गिलोटिन पर चढ़ा दिए गए। द गिलोटिन्स के गिलोटिन क्या है इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, फिर से मैं बताना चाहूँगा। द गिलोटिन इज ए डिवाइस consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded। कहने का मतलब गिलोटिन जो था इस दो खंभे रहते थे और दो खंभों के बीच में एक ब्लेड रहती थी और उस ब्लेड से उस व्यक्ति का सिर अलग कर दिया जाता था, सिर धड़ से अलग हो जाता था और उसकी मौत हो जाती थी। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलेटिन हु इन्वेंटेड इट। और जिसने इसका आविष्कार किया था उसका नाम भी गुलेटिन था और उसी के नाम पर इसका नाम गुलेटिन रखा गया। तो रॉबस्पियर गवर्नमेंट्स एस्यूड लार्ज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मैंने आपको बताया था कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय रोटी के दाम बढ़ रहे थे, कीमतें आसमान को छू रही थी, महंगाई थी, भुखमरी थी, ये लोग झेल रहे थे। तो रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने ये निर्णय किया कि अब रोटी के दाम और जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत फिक्स होगी और उस फिक्स कीमत के आधार पर सभी लोगों को ये चीजें मुहैया कराई जाएंगी। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, ये तय कर दिया गया, मांस और रोटी की राशनिंग हो गई और सबको मिलेगा, सबको उपलब्ध होगा। इक्वलिटी वाज आल्सो sought टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। और समानता की बात
भाषणों के माध्यम से कही जाने लगी। लोग अब समानता की बात करने लगे। अब आइए देखें अगला कदम क्या उठा रही है नेशनल कन्वेंशन, क्या कर रही है। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल Monsieur and Madame, all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne। समझें इसको। मानसूर का मतलब सर से है और मादाम का मतलब मैडम से है। यानी जो बड़े लोग होते थे उनको सर यानी मानस्यूर कहा जाता था, और पुरुषों को और महिलाओं को मादाम कहा जाता था। तो यह तय किया गया कि अब फ्रांस में समानता की बात है। ऐसी स्थिति में नेशनल कन्वेंशन ने, या जो आतंक का राज रॉबस्पियर जो जो ये गतिविधियों को संचालित कर रहा था रॉबस्पियर, उसने सर की उपाधि को और मैडम की उपाधि को समाप्त कर दिया और कहा कि जो सभी फ्रेंच पुरुष हैं उनको सितोएन कहा जाएगा, और जो फ्रांस की महिलाएं हैं उनको सितोइन कहा जाएगा। फिर से, जो फ्रांस में अभी तक पुरुषों को, जो बड़े वर्ग से बिलोंग करते थे, बड़े बड़े लोग थे, पुरुष जात से थे, उनको मानस्यूर अर्थात सर कहा जाता था। जो महिलाएं थी उन्हें मादाम, जो संपन्न घर की महिलाएं थी उन्हें मादाम कहा जा रहा था। लेकिन यह तय किया गया कि यह भेदभाव को सूचित करता है। ऐसी स्थिति में फ्रांस के जो पुरुष थे उनको सितोएन कहा गया और जो महिलाएं थी उनको सितोइन कहा गया। चर्चेस, जो चर्च थे, वे आर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। आपको पता है कि किस तरह से पादरी वर्ग शोषण कर रहा था। फ्रांस की जनता पादरी वर्ग से अत्यंत नाखुश थी, नाराज थी। ऐसी स्थितियों में चर्च पर हमला बोला गया, चर्चों को बंद किया गया और जो उनकी बिल्डिंगें थी और वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस खोल दिए गए। ये आतंक के राज के अंतर्गत रॉबस्पियर की ये महत्वपूर्ण स्टेप है। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation। यानी रॉबस्पियर ने आतंक के राज को इस तरह की सख्ती के साथ लागू किया कि जो उसके समर्थक भी थे वो भी घबरा गए, यानी त्राही त्राही करने लगे। जो आतंक के राज के अंतर्गत जो गतिविधियां अपनाई जा रही थी, जो क्रांति विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन्हें मारा जा रहा था और कई बार तो शक होने की स्थिति में मारा जा रहा था। तो रॉबस्पियर का एक कदम उसके सपोर्टर भी अब अच्छा नहीं मान रहे थे। त्राही त्राही मिट गई थी और लोग रॉबस्पियर के खिलाफ हो गए थे। फाइनली रॉबस्पियर was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine। यानी रॉबस्पियर को जुलाई 1794 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। यानी जो रॉबस्पियर लोगों को गिलोटिन पर चढ़वाने का आदेश दे रहा था, अंत में रॉबस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि रॉबस्पियर की इस तरह की कार्रवाइयों से अब लोग खुश नजर नहीं आ रहे थे। आइए हम देखें, इस बात को ठीक से समझेंगे। हम आपसे बात कर रहे हैं व्हाट इज लिबर्टी की बात कर रहे हैं। फ्रांस की क्रांति, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इनके 3 महत्वपूर्ण नारे थे और इन नारों
के आधार पर फ्रांस की क्रांति हुई। आइए हम देखें उस समय जो फ्रांस था, तो लिबर्टी के बारे में लोग क्या राय रख रहे थे, इसको ठीक से समझने की जरूरत है, क्योंकि दो परस्पर विचार हमें दिखाई दे रहे हैं, टू कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं लिबर्टी पर। आइए हम इसको समझें। एक तो रॉब्सपियर है जिसने लिबर्टी पर अपनी बात रखी थी, कन्वेंशन में भाषण दिया था, और उसका भाषण ला मोनितेर यूनिवर्सल में प्रकाशित भी हुआ था, और ये 7 फरवरी 1794 का भाषण था। आइए एक व्यक्ति और है, उसके बारे में जाने, वो है रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट, उसका नाम है कैमिल डेस्मालिन्स। आइए अब देखिए, कैमिल कैमिल डेस्मालिन्स 1793 में लिखता है लिबर्टी के बारे में। आइए देखें, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि 1793 में आतंक का राज्य चल रहा था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उसने लिखा उसके कुछ ही दिनों बाद उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था। आइए देखें वो लिबर्टी पर क्या बात कह रहा है। कहता है, कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, ये अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना संभव है? यानी जो कैमिल डेस्मालिन्स है, यह आतंक के राज्य के बारे में खुलासा कर रहा है, क्योंकि यहाँ फ्रांस की क्रांति हो रही है और फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है। तो यह स्वतंत्रता पर कहता है कि क्या ये क्या कोई अच्छी बात है कि लोगों पर बुलेटिन पर चढ़ाया जा रहा है? वो प्रश्न चिन्ह लगाता है और कहता है ये लिबर्टी ये नहीं है। लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता, सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, ये अधिकारों का घोषणा पत्र है, ना कि लोगों को गिलोटिन पर बिना किसी कारण के चढ़ाया जाना। तो वो विरुद्ध बात करता है रॉब्सपियर के, और कुछ ही दिनों बाद उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी वो कैमिल डेस्मालिन्स ये स्वतंत्रता के बारे में अपनी ऐसी राय रखता है। आगे चल करके 7 फरवरी 1794 को रॉब्सपियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ला मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा था। आइए हम देखें वो क्या क्या छपा था। लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणत तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंत, अनम्य न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया जाएगा, और आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। अब देखिए, वो ये कह रहा है कि वास्तव में यदि हमको स्वतंत्र बनाना है, गणतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो ऐसी स्थिति में जो दुश्मन है गणतंत्र के, उनको हम पहले उनका विनाश करेंगे, तभी आ सकता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए किस तरह से दो परस्पर विरोधी विचार हैं। इस पर आप मनन करिएगा, ये मनन करना आपके लिए जरूरी है।
आइए अब हम देखें, आगे की गतिविधि को समझें। ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब आपने देखा कि जैकोबिन को सॉरी जैकोबिन का जो प्रमुख व्यक्ति था रॉब्सपियर, उसका पतन होता है। यानी कहीं ना कहीं जैकोबिन गवर्नमेंट जो चल रही थी उसका पतन दिखाई दे रहा है और उसके प्रमुख नेता को गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। The two elected legislative council appointed a directory of 5 members। कहने का मतलब ये हुआ कि जब जैकोबिन गवर्नमेंट असफल होती दिख रही है तो कन्वेंशन ने यह प्लानिंग की, अब 2 सदस्यीय व्यवस्थापिका सभा है और उन्होंने यह सबसे प्रमुख मुद्दा यह सोचा कि ये ठीक नहीं है, इस तरह की निरंकुशता ठीक नहीं है जो आतंकी राज के दौरान अपनाई गई और यह गणतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने 5 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स उन्होंने अपॉइंट कर दिए और उनका मतलब ये था कि रॉब्सपियर जिस तरह से अकेले उसने सत्ता का दुरुपयोग किया, अब जब 5 लोग उसमें रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन पर अंकुश आएगा। तो दिस वाज मीन टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए वन मैन। अब एक व्यक्ति पर शक्ति नहीं रहेगी और शक्ति का बंटवारा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब बात जो है डायरेक्टरी के पास आ जाती है और डायरेक्टरी भी however the directors often clashed with the legislative council। ये जो 5 सदस्यीय डायरेक्टरी थी इनका भी व्यवस्थापिका से टकराव हो जाता था और कई बार इनको डिसमिस करना पड़ता था उन सदस्यों को। यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ये स्टेबल नहीं थी। ऐसी स्थिति में द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of a military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। ऐसी स्थिति में आगे चल करके नेपोलियन को प्रथम कांसल बनाया गया था और वह सत्ता उसके हाथ में अपने आप चली जाती है और ये इसलिए चली जाती है नेपोलियन के पास सत्ता क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बार बार आ रही थी और डायरेक्टरी के मेंबरों में और लेजिस्लेटिव में मतभेद की स्थिति बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने नेपोलियन ने इसका फायदा उठाया और उसने एक तरह से एक डिक्टेटर की भूमिका निभाने में आगे आ गया। आगे हम नेपोलियन के बारे में आपसे बातचीत विस्तृत रूप से करेंगे, उसी गतिविधियों के बारे में बातचीत करेंगे, आगे हम बात करेंगे। अब आइए देखिए जो अगला आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी किताब में जो है वो है डिड वीमेन हैव ए रिवॉल्यूशन। क्या महिलाओं के लिए क्रांति हुई? इसके पहले मैंने आपसे बातचीत किया, आपको ध्यान होगा कि महिलाओं को वोट डालने से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। आइए हम देखें। वीमेन हैड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। जब क्रांति हो रही थी महिलाओं की भी सहभागिता थी। आपको ध्यान होगा कि जब क्रांति का शुरुआती दौर था तो महिलाओं ने ही तो रोटी की मांग की थी और वो रानी के खिलाफ आवाजें उठा रही थी। देयर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मैन। और बाद में जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, क्रांति के दौरान महिलाओं की भूमिका रही, इसके बावजूद भी पुरुष और महिलाओं में मजदूरी के संदर्भ में, भुगतान के संदर्भ में समानता की बात नहीं थी। पुरुषों को ज्यादा वेजेस मिल रही थी और महिलाओं को कम वेजेस मिल रही थी, जबकि फ्रांस की क्रांति में समानता की बात हो रही थी। तो वीमेन स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल, मतलब महिलाओं ने अब अपने अपने राजनीतिक क्लब बनाने चालू कर दिए एंड न्यूज़पेपर्स भी निकालना चालू कर दिया। कहा जाता है कि 60 वीमेंस क्लब आ चुके थे, यानी
60 वीमेंस क्लब बन चुके थे। आइए हम देखें, जो दो महत्वपूर्ण क्लब बने हुए थे, तो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। एक क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरे क्लब का नाम था रिपब्लिकन वीमेन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्लब थे और इन क्लबों के माध्यम से महिलाएं अपने विचारों को रख रही थी। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। मैंने आपको पहले ही बताया था, चर्चा किया था कि जो 1791 का संविधान बना, उस संविधान के अंतर्गत महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक, पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया। एक्टिव सिटीजन उन्हें नहीं माना गया और निष्क्रिय सिटीजन को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो महिलाओं के अंदर बड़ा ही आक्रोश व्याप्त था कि उन्हें क्यों निष्क्रिय नागरिक माना गया। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन। हालांकि महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक तो माना गया, फिर भी इस क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की उन्नति के लिए, उनके सुधार के लिए, उनके जीवन में उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य भी किए हैं। आइए जाने हम। स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। सभी लड़कियों के लिए स्कूल शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य किया गया। Their father could no longer force them into marriage against their will। यानी अब पिता लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकता था। अभी ऐसा हो रहा था, लेकिन क्रांति के दौरान यह व्यवस्था सामने आई कि अब कोई भी पिता, their father could no longer force them into marriage against their will। Divorce was made legal। महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा था, ऐसी स्थिति में डाइवोर्स को लीगल माना गया ताकि महिलाओं पर किसी तरह का अत्याचार न हो सके। और यदि उनके प्रति अत्याचार है और उनको ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि उनकी जिंदगी अब उस पति के साथ संभव नहीं है, ठीक नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति में डाइवोर्स लीगल माना गया। तो आइए देखें, तो कुछ बातें तो महिलाओं के पक्ष में हो रही हैं और कुछ बातों की सुनवाई भी नहीं हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लब बने हुए थे, आइए उनके बारे में और विस्तृत रूप से जाने। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब आतंक का राज्य कायम हुआ, तो न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्लब बना के रखा था, उनको बंद कर दिया और जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी उस पर भी बैन लगा दिया। तो थोड़ा तो उनको लाभ दिया गया, लेकिन निष्क्रिय नागरिक भी माना। उनके जो क्लब चल रहे थे, अपने अधिकारों के लिए क्लब चल रहे थे, उसको रेन ऑफ टेरर के दौरान स्थगित कर दिया गया। मेनी प्रोमिनेंट वीमेन वेयर अरेस्टेड, और जो शक्तिशाली ताकतवर महिलाएं थी उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, उनमें से बहुतों को तो फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। ये कदम अच्छा नहीं कहा जा सकता। Women's movement for voting rights and equal wages continued। लेकिन महिलाएं अपने वोटिंग राइट्स के लिए, समानता के आधार पर मजदूरी के लिए ये लगातार संघर्ष करती रही और उनका संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक जारी रहा। और उन्हीं भर का संघर्ष सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी महिलाओं ने वोटिंग राइट्स के लिए, इक्वल वेजेस के लिए संघर्ष किया। और
1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। आप जरा सोचिए, इतना प्रयास करने के बावजूद भी लगभग 200 वर्षों बाद 1946 में फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। यानी इन्होंने लगातार संघर्ष किया और उस संघर्ष के चलते बहुत दिनों बाद उन्हें अपने अधिकारों की प्राप्ति हुई। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, महिलाओं का जो प्रयास है, ये हमें एक प्रेरणा देता है कि अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए और एक ना एक दिन हम उस प्रयास में सफल होंगे। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन, जो अभी महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियां थी, उनका क्रांतिकारी सहयोग था, उनके क्लब थे जिस माध्यम से उनकी भूमिका देश के प्रति थी, और ये हमें प्रेरणा देती है कि हमको अपने देश के प्रति आगे आना चाहिए। और यह जो प्रेरणा है, ये हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। आगे हम पढ़ते हैं। आइए मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले व्याख्यान में बताया था, इतिहास लेखन की एक नई धारा चली है और उस नई धारा के अंतर्गत ये बात सामने आई है कि उस समय के जो लोग थे, उनकी उस समय की गतिविधियों के बारे में क्या राय थी, वो लोग क्या सोचते थे, कैसे कदम उठाते थे। तो आइए हम ओलंप दे गूज, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला है ओलंप दे गूज। ये 1748 से 1793 इनकी समयावधि है। क्रांति के दौरान इनकी जो गतिविधियां हुई हैं और गतिविधियों में क्या बातें थी, किस तरह से उन्होंने क्रांति को आगे लाने में अपनी भूमिका अदा की, किस तरह से संघर्ष किया। तो लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वीमेन, तो ऐसे महिलाओं की जिंदगी के बारे में हमें जानना चाहिए। द लाइफ ऑफ ए रिवोल्यूशनरी वीमेन ओलंप दे गूज। मैंने आपको बताया 1748 से 1793। आइए हम देखें। ओलंपे दे गूज was one of the most important of the politically active women in revolutionary France। जो फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उनमें राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय महत्वपूर्ण महिला के रूप में ये काम कर रही थी। She protested against the Constitution and Declaration of Rights of Man and Citizen, as they excluded women from basic rights and human being was entitled to। ये महिला ओलंपे द गूज, इन्होंने जो संविधान में जो इस तरह के निष्क्रिय नागरिक के रूप में महिलाओं को समझा गया था, उसका उन्होंने विरोध किया था। और आपको ये भी पता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, कि ह्यूमन राइट्स के बारे में मैन एंड सिटीजन, मैन और सिटीजन शब्द का प्रयोग है। महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए थे, मैन और सिटीजन को अधिकार दिए गए थे। तो वो अधिकार जब महिलाओं को नहीं मिले, उसका विरोध उन्होंने किया। So in 1791 she wrote a declaration of rights of women and citizen। और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन एंड सिटीजन पर उन्होंने लिखा, which she addressed to the queen। और महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के मानव अधिकारों के बारे में उन्होंने रानी को, रानी यानी मेरी एंटवानेट उस समय जीवित थी। ये हम बात कर रहे हैं 1791 की, और 1793 में राजा और रानी को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। तो उन्होंने, ये ओलंप दे गूज ने रानी को चिट्ठी लिखी, और साथ ही साथ उन्होंने नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी चिट्ठी लिखी और डिमांड किया, डिमांडिंग दैट
कि उनको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, यानी महिलाओं को भी मानव अधिकार दिए जाने चाहिए, उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से जैकोबिन गवर्नमेंट ने, यानी आतंक के राज के दौरान, किस तरह से महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने ये आलोचना की कि ये गलत काम हो रहा है। She was tried by the National Convention, which charged her with treason। अब चूंकि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की, महिला जो क्लब बंद कर दिए गए थे, महिला क्लब खोलने की बात कर रहे थे, ऐसी स्थिति में जो नेशनल कन्वेंशन थी ओलंपे द गूज से नाराज हो गई और उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें देशद्रोही भी करार दिया गया। सून आफ्टर देश से वाज एग्जीक्यूटेड, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यानी जो हम 1789 की फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ तो अच्छे पक्ष हैं और कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि घटनाएं, दुखद घटनाएं हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने प्रयास आगे जारी रखा, क्रांति की गतिविधियां जारी रहीं, आगे क्रांति का सिलसिला जारी रहा। नेक्स्ट फिर हम आपसे मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।